तो दोस्तों आज का स्टोरी बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। आपने सिस्टम वाला मंगा बहुत सारा देखा होंगे, लेकिन आज का जो मंगा है मैं लिख के दे सकता हूँ, इसका मेन कैरेक्टर आपका दिल जरूर जीत लेगा। और ये सिर्फ एक पावर बैक स्टोरी नहीं है, और ये इमोशन का डीप टच है। एक ओवर पावर मेन कैरेक्टर है और एक्शन का लेवल ऐसा है कि आपका दिल का धड़कन रुक देगी। तो तैयार हो जाइए ऐसे दुनिया के सफर के लिए जिसको आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये कहानी है एक थर की पावरफुल एमसी की। कहानी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हमारे चैनल पे 148 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ सिर्फ 100 लाइक का। आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे। चलो शुरू करते हैं इस मांगा को। स्टोरी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक अनजान सी दुनिया जहाँ पर हमारे एमसी अपना मौत का बारी का इंतजार कर रहा होता है। और इधर पे एक गॉब्लिन चिल्लाते हुए कहता है कि इस इंसान ने हमारे पवित्र भूमि पे आकर हमारे भूमि को अपवित्र कर दिया है, तो अब इसे डिवाइन पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। और ये सब देखते हुए हमारा एमसी सोचता है, अरे यार ये सब क्या हो रहा है और ये लोग है कौन और ये जगह कौन सी है और क्या मैं इसी तरह सच में मरने जा रहा हूँ। और अगले सीन में हम कुछ समय पहले देखते हैं कि एक बंदा हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि क्या अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं, जल्दी से खाने को खत्म करो, हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हमारे साथ 2 और टीम भी है, तो अगर तुम पीछे छूट गए तो फिर बाद में मत पछताना। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, आखिरकार इतने सारे लोग इस 3rd रैंक के गुफा पे ही क्यों आ रहा है। तभी वो बंदा हमारे एमसी को कुछ बोल पाता, तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और बोलता है चलो समय हो गया है जल्दी करो। और थोड़ी समय बाद वो लोग 3rd रैंक के गुफा के सामने आ चुके होते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है, आखिरकार 3rd रैंक का गुफा अगर इस तरह का है तो फिर A रैंक का गुफा किस तरह का होगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस गुफा से 2 लोग बाहर आते हुए कहता है कि हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली थे कि बहुत आसानी से निपट गया। और इन दोनों को देखते हुए बाकी के बंदे कहते हैं, इन हीरोज का लाइफ कितना ज्यादा अच्छा होता है ना, अगर मैं भी इनमें से एक बन जाऊँ तो फिर मेरा भी लाइफ सुधर जाएगा। और तभी एक बंदा कहता है, तुम बकवास करना बंद करो, तुम्हारा सपना कभी भी सच नहीं होगा। और वही हमारा हीरो वहाँ पर चुपचाप भीड़ में खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा होता है। और उन दोनों हीरोज को वहाँ से जाने के बाद वो सभी लोग उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए सबको अलर्ट करते हुए कहता है, हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि ये गुफा 4 घंटे में बंद हो जाएगा और इसलिए जितना हो सके उतना ही इकट्ठा कर लो। और इसी के साथ वो सभी कीमती चीजें और कीमती मटेरियल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद हमारे एमसी को शील्ड का पीस मिलता है और जिसे लेकर पहले वाला बंदा कहता है ये बहुत ज्यादा कीमती लगता है। और तभी एमसी कहता है, मैं जा रहा हूँ उस डीप में खोजने के लिए, शायद से वहाँ पर और भी ज्यादा कीमती चीज मिल जाए। और इतना कहकर वो डीप में जाते हुए सोचता है कि अच्छी चीजें आमतौर पर गहरी जगह पर ही मिलता है। और आखिरकार वो गुफा के गहराई में जाकर बहुत देर तक वो ढूंढता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और ये सोचकर वो परेशान हो ही रहा था, तभी पीछे से एक बंदा आवाज लगाता है, क्या तुम्हें कुछ मिला, चलो चलते हैं, समय हो चुका है। तभी यासु बताता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ मेरे लिए। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यासु होता है। तभी वो वहाँ पर बैठकर सोच रहा होता है कि मेरे को जो शील्ड का टुकड़ा मिला है उससे मैं अपना मेडिकल का एक दिन का भी बिल मैं चुका नहीं पाऊंगा और मुझे जल्दी करनी होगी और इससे भी बेहतर कुछ ढूंढना पड़ेगा। और तभी उसका नजर जाता है एक कुएं की तरफ जो कि उसके पास में ही है। और इसे देखकर यासु सोच रहा होता है, एक कुआं यहाँ पर क्या कर रहा है, शायद ये सूखा हुआ है और इसके अंदर कुछ न कुछ खजाना होगा। और तभी वो कुएं के अंदर ठीक से झांकता है, तभी देखता है वहाँ पर एक स्केलेटन का हाथ होता है और उस स्केलेटन के उंगली पर एक रिंग थी। तभी यासु कहता है कि लाजवाब, हुई ना ये बात। और वो कुएं के अंदर उतर जाता है। तभी वो कहता है, चलो ये हुई ना बात, इससे मैं अपने मेडिकल के 1 हफ्ते का बिल आराम से निकाल सकता हूँ। भगवान का कृपा है कि कुएं के अंदर हीरोज का नजर नहीं पड़ा है, शायद से ये अंगूठा एक रियर पीस हो सकता है। अरे मैंने कर दिखाया। भले ही इन जैसे एंटिक पीस से थोड़ा सा ही स्टेटस बूस्ट होता है, पर इन जैसे पीसों का कीमत बहुत ज्यादा होता है। सच में आज मेरा किस्मत मेरा साथ दे रहा है। चलो अभी मैं इसको अपने उंगली पे पहन लेता हूँ और बाद में मिस्टर नाकाजी को बताऊंगा इसका लेवल चेक करने के लिए कि क्या है इसका लेवल। और ये सब सोचता हुआ अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। और लेकिन तभी वहाँ पर कुछ होता है, वो अंगूठी बहुत जोर से चमकने लगता है। और तभी वहाँ पर अचानक से उसके सामने एक सिस्टम विंडो एक्टिव हो जाता है जो कि उसको बताता है कि बॉन्डलेस रिंग ने आपको अपना मास्टर मान लिया है और अब से इस बॉन्डलेस रिंग को अलग नहीं किया जा सकता है और ना ही इसका कोई मास्टर बदल सकता है। जल्दी आपके लिए वो बॉन्डलेस रास्ता खुल जाएगा। हमारा एमसी ये सब देखते हुए कहता है, ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। और तभी उसका ध्यान अपने उंगली पर जाता है और वहाँ पर क्या हो रहा था उसे भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी वहाँ पर वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहाँ पर एक स्विंग करते हुए वहाँ से वो गायब हो जाता है। लेकिन उसका आवाज सभी लोग तक पहुँच जाता है। तभी ये लोग कहता है, क्या ये हमारा एमसी का आवाज था, आखिर यूसुक है कहाँ पर। और तभी एक बंदा कहता है कि शायद वो बहुत ज्यादा गहराई में गया होगा खोज
खोज करने के लिए। और तभी हम लोग यूसुफ को देखते हैं जो कि खींचा हुआ किसी और तरफ जा रहा था। तभी वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब उसका आँख खोलता है तभी वो देखता है कि वो दूसरे दुनिया में आ चुका है और उसे गॉब्लिन की तरह दिखने वाले लोग पकड़ लिया होता है और भगवान के सामने डिवाइन पनिशमेंट को देने के लिए ले आया होता है। और इसीलिए ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। और तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जो गॉब्लिन का किंग होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। और तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन चिल्लाते हुए कह रहा था, मेरे प्यारे देशवासी हो, आज हम 3 महान अपराधियों को फांसी देने वाले हैं जिसने कि मनुष्य और बोनों को हमारे देश के सबसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन को बेचने का कोशिश किया है। पहला अपराधी उन्हीं का देश का एक बूढ़ा गॉब्लिन होता है, उसे वहाँ पर ले जाया जाता है और एक प्लेटफॉर्म पर लेके छोड़ दिया जाता है। तभी वहाँ पर एक थंडर शॉक आता है और उस थंडर स्ट्राइक से वो वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और ये सब देखकर वहाँ का जनता बहुत ज्यादा खुशी मना रहा होता है। और तभी वो फांसी देने वाला बंदा दोबारा कहता है, हमारा दूसरा अपराधी है नीच इंसानी जाति का एक इंसान जिसने कि हमारे पवित्र भूमि पर पैर रखकर हमारे भूमि को बहुत ज्यादा अपवित्र किया है। और वो हजारों सालों में पहला इंसान है जो कि हमारे भूमि में पैर रखा है, जो कि हमारे लिए एक युद्ध का घोषणा है, इसलिए उसे हमारे यहाँ पर डिवाइन का पनिशमेंट दिया जाता है। और तभी हमारे एमसी को पकड़कर उस प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा होता है और जहाँ पर हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं तो बस रास्ता भूल गया था और गलती से मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं यहाँ के इंसानों में से नहीं हूँ, घर पे मेरा बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर वो बड़ा सा गॉब्लिन उसे एक पंच मारता है और उसका बक बक करता है मुंह चुप कर देता है। और वही यूसुफ जमीन पे पड़ा हुआ सोच रहा था, नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मेरा तो सपना वो हीरो बनना था। और दूसरी तरफ जनता बोल रहे थे, तुम एक मामूली से इंसान होकर हमारे जैसे महान बिस्टों की सामना करने का हिम्मत कैसे हुई? ए इंसान के बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जाओ, ईश्वर की दंड तुम्हें भस्म करके रख देगा, जल्दी से इस पापी के ऊपर डिवाइन पनिशमेंट को बरसाओ। और इन सभी का यह सब बातें सुनकर यूसुफ कहता है, नहीं नहीं मैं ऐसे यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक गिरता है और ये देखकर सभी जनता कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या वो सच में डिवाइन पनिशमेंट से बच गया? जबकि उनके भी बीच में एक लड़की बैठा हुआ है, उसे यूसुफ के बाद सजा दिया जाएगा। और ये लड़की ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और वो सजा का अनाउंस करने वाला बंदा कहता है कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई डिवाइन पनिशमेंट से बच गया है। और उन सभी गॉब्लिन का लीडर चुपचाप बैठ के सब देख रहा था। तभी उस तरफ से यूसुफ चिल्लाते हुए कहता है, हरामियों मैं ऐसे नहीं मरने वाला हूँ। लेकिन यूसुफ आगे कुछ बोल पाता, फिर से उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक होता है, लेकिन इस बार यूसुफ नहीं बच पाया था। और ये देखकर वो अनाउंसर कहता है, आखिर किसने कहा कि डिवाइन पनिशमेंट एक बार ही गिर सकता है, चलो अब उस लड़की को बुलाओ। तो फिर उस लड़की को आगे ले आया जाता है डिवाइन पनिशमेंट के लिए। वही वो लड़की यूसुफ को देखकर कह रही थी, ये कितना बेकार स्ट्रगल था, जबकि यूसुफ अपने आखिरी सांस तक यही कहते जा रहा था कि मैं नहीं मर सकता। और उसकी यही चाहत एक चमत्कार लेके आती है और उसके सामने एक नया विंडो ओपन हो गया आता है। वहाँ पर लिखा हुआ था, बॉन्डलेस रिंग डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम जो अनलॉक हो चुका है और तुम्हारे सारे जख्म को हील करके एक अल्टीमेट वर्जन बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ गॉब्लिन का जो किंग है वो चुपचाप बैठे ये सब देख रहा था। लेकिन यूसुफ के सिचुएशन को देखते हुए वो अनाउंसर वो फिर से कहने लगता है, ये बंदा क्या प्रॉब्लम है इसके सामने, ये जिंदा कैसे है? और इधर पे देखते हैं कि यूसुफ का अपग्रेडिंग 15% हो चुका है। और ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। और थोड़ी देर बाद उसका अपग्रेडिंग 40% हो चुका था और बाद में उसके अंदर डिवाइन आई को इनपुट किया जाता है, डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंटरी और एक्सक्लूड स्किल डुप्लीकेट को भी इनपुट किया जाता है। और साथ ही में यूसुफ को ऐसा फील होता है कि मानो कि कोई चीज उसे अपनी तरह बुला रहा है और वो अनजाने में ही बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया है डिवाइन किंग के हैमर के पास। और इसके पास डिवाइन किंग के अलावा और कोई नहीं पहुंच पाया है। और ये देखकर ये अनाउंसमेंट एकदम थर थर करके कांप रहा था, जबकि किंग इधर पे खुशी से कह रहा था, क्या बात है, ये बच्चा मेरा हथौड़ा को उठाना चाहता है। और इधर यूसुफ हैमर के पास पहुंचता है और बोलता है, क्या तुम ही थे जो मुझे बुला रहे थे बार बार? और इसी के साथ उसका अल्टीमेट फिजिक एकदम 100% हो जाता है। और उसके बाद आखिरकार उसको एक टाइटल मिलता है, चूजन वन का। अब हम देखते हैं जैसे ही वो हैमर को उठाता है चारों तरफ बिजली गिरना शुरू हो जाता है और जिसको देखकर सारा जनता एकदम हताश में डूब चुकी थी, बहुत ज्यादा डर चुका था। और इधर पे हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है, हैमर तुमने अगर मुझे चुना है तो फिर मैं तुम्हारी शक्ति का एकदम पूरी तरीके से सही इस्तेमाल करूंगा। और यसु का इतना ही बोलते ही वो हैमर एकदम से छोटा हो चुका था। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है, डिवाइन हैमर को इक्वाइट करने के लिए आपका लेवल 3 तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी डिवाइन हैमर का करंट पावर अनलॉक नहीं हुआ है और अभी करंट पावर यहाँ पर 0% दिखा रहा है। अपने सामने ये सब होते देखकर ये लड़की कहता है, ये एक इंसान होकर इस हैमर को कैसे उठा सकता है? और इधर पे ये साजा सुनाने वाला बंदा सोच रहा होता है कि किसी भी इंसान को हमारे डिवाइन हैमर को उठाने का अनुमति नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसा कहा जाता है, जो कोई भी इस हैमर को उठा लेगा वो हमारा नया बीस्ट किंग बन जाएगा।
जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये कोई गलती हो सकता है। और इधर पे यूसुफ अपने विंडो की तरफ देखते हुए कहता है ऐसा कैसे हुआ, अचानक मेरे ताकत इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, मैं अचानक इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और मेरा लेवल भी एकदम से 3 का हो चुका है। ये क्या किसी तरह का डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम है। और तभी वो अनाउंस करने वाला गॉब्लिन यूसुफ की तरह अटैक करते हुए उसको बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तुच्छ से हाथ से हमारा डिवाइन हैमर को छूने का। और उसे वहाँ पर देखते हुए साला जनता चिल्लाते हुए कहता है अरे बाप रे, ये तो हमारा ग्रेट जनरल रियोगा है और निश्चित रूप से वो दुस्साहसी इंसान को वो हमारा डिवाइन हैमर को छूने नहीं देगा। प्लीज हमारे बीस्टमैन के प्राइड को बचाए रखिएगा। और ये सभी सुनते हुए वो जनरल कहता है कि मुझे नहीं पता तूने कैसे चाल का इस्तेमाल किया है और तुम ये मत सोचना कि डिवाइन हैमर को उठाने से और डिवाइन पनिशमेंट से बचने से तुम यहाँ से बच के बाहर जा सकते हो। तुम चुपचाप हमारे हैमर को लौटा दो और तुम अपना डिवाइन पनिशमेंट को स्वीकार करो। यूसुफ जब उसकी तरफ देखता है तभी उसका डिवाइन आई एक्टिव हो जाता है और उसे यहाँ पर बताया जाता है कि तुम इससे किसी का भी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो और कूल डाउन टाइम 0 सेकंड है। इसका मतलब आप जब भी चाहे तब भी आप यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ उसके सामने जनरल का पूरा इंफॉर्मेशन खुल के बाहर आ जाता है। नाम रियोगा, टाइटल जनरल, लेवल 84, ऑक्यूपेशन बीस्टमैन, ग्रेट स्वॉर्डमैन वॉरियर, वेपन ग्रेट ए जेनबार्डो। और ये सब देखकर यूसुफ कहता है सच में ये सिस्टम तो बहुत ज्यादा लाजवाब है। और वो जनरल यूसुफ का बात का कोई भी रिप्लाई ना करते हुए कहता है अरे नीच इंसान, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, लगता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। तो ठीक है चलो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारा मौत का सुनिश्चित करता हूँ। और ये सुनकर यूसुफ कहता है नहीं नहीं रुक जाओ, तुमसे शायद से कोई गलती हो रहा है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं लेवल 84 के बंदे से कैसे जीत सकता हूँ। और वो जनरल यूसुफ का बातों का रिप्लाई ना करते हुए कहता है कि अपने गंदे मुंह को बंद कर इंसान और ये ले मेरा बार। और इधर पे लड़की सोच रहा होता है बेवकूफ इंसान, वो रियोगा है। बीस्ट किंग के अंदर आने वाले 5 ग्रेट जनरल के अंदर रियोगा भी है और साथ ही में रियोगा एक्सट्रीमली पावरफुल है। उसके बाद एक अटैक से ही तुम्हारे जैसे इंसान 2 टुकड़ों में कट कर डिवाइड हो जाएगा। और इस लड़की का ये बोलते ही वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ ने वो बीस्ट किंग का तलवार को रोक लिया था, लेकिन यूसुफ बहुत ज्यादा परेशान होकर सोचता है भले ही ये हैमर बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दोनों हाथ मेरा एकदम से सून हो चुका है। और इधर पे ये जनरल घबराते हुए सोच रहा था मेरे इतने ज्यादा पावरफुल वार को रोक लिया, वो भी इस हथौड़े के सहायता से, साथ ही में उसका बॉडी भी विथ स्टैंड कर गया। इतना सोचने के बाद वो बोलता है तुम भाग्यशाली थे, इसलिए उस हथौड़े ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम इस बार पक्का मार जाओगे। और तभी यूसुफ उसे समझाता है कि एक सेकंड रुको, मेरी बात तो सुनो, ये बात एक गलत फैमिली है, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मेरी बात तो एक बार सुन लो। लेकिन वो जनरल उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मेरे पास सुनने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो खुद को बचाओ। और साथ ही में वो जनरल सोच रहा है कि इस बार इस लड़के को ऐसे में पटकूंगा कि उसका चित्र उड़ जाएगा। और इधर पे यूसुफ का विंडो ओपन हो जाता है और यहाँ पर बोलता है कि उसका और एक स्किल खुल गया है, एब्सोल्यूट रेप्लिकेशन। इसका भी कूल डाउन टाइम 0 सेकंड है, इसका मतलब अनलिमिटेड टाइम वो यूज कर सकता है और इसलिए हमारा एमसी उसके अटैक से बचता है। और स्किल को एक्टिव करने के लिए उस जनरल पे छाती को छूना पड़ेगा, इसीलिए वो जनरल के छाती के एक बड़े ही गजब जगह पर छूता है, जहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो जनरल का हालत क्या हो जाता है। जनरल जो है वो हंसने लगता है और तभी हमारा जो एमसी होता है वो ऊपर से गिरने लगता है। तभी उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाता है और वो बचने के लिए एक टाइम पे केवल एक ही स्किल को ओपन कर सकता है, इसीलिए हमारा एमसी समझ नहीं पा रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए। और इधर पे जनरल यूसुफ के अटैक से उभरने के बाद अपना अटैक हेवन सेकर को करते हुए कहता है कि इस बार तुम बच के दिखाओ। लेकिन इधर पे यूसुफ को कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके सिस्टम ने जनरल के अटैक को डुप्लीकेट कर लिया था और वो अब अपने हैमर के साथ उसका उपयोग भी कर सकता था। तो वो पहले जनरल के अटैक को अवॉइड करता है और उसके बाद यूसुफ अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता। और ये देखकर उस जनरल का मुंह खुला का खुला रह गया है और वो कह रहा है कि वो कैसे कर रहा है मेरे अटैक को कॉपी। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा धमाका के साथ वहाँ पर एकदम खामोशी छा जाता है और ये देखने वालों के सभी का एकदम होश उड़ चुका था और मुंह खुला का खुला ही रह गया था और इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या हुआ होगा। और जब धुआं साफ होता है वो जनरल एकदम ठीक ठाक बाहर निकलते हुए कहता है ये पावर जो है मेरे जैसों के लिए एकदम बेकार है, इस पावर के साथ तुम मुझे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। और तभी उसके सामने वो विंडो ओपन हो जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम लेवल 3 के हो, इसलिए तुम्हें बिना किसी प्रोफेशनल स्किल के साथ तुम इस वेपन का यूज नहीं कर सकते हो और इसी कारण से ओपोनेंट को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। और अगर तुम चाहते हो उसे नुकसान पहुंचाना तो फिर तुम्हारे एबिलिटी को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। और इसी चीज के वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खामोशी छा गई थी, क्योंकि जनरल यूसुफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था और यूसुफ भी उसको अटैक नहीं कर पा रहा था। और थोड़ी देर बाद वो जनरल अपना वेपन उठाकर यूसुफ को मारने के लिए आता है और कहता है तुम नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ह्यूमिलेट करने की। और आगे वो जनरल कुछ कर पाता तभी एक आवाज आती है कि बस बहुत हुआ। और दूसरी
तरफ सारा जनता बात कर रहा होता है ये तो बीस्ट किंग है, क्या वो खुद से ही एक्शन लेने वाला है। हम देखते हैं कि बीस्ट किंग के वहाँ पर आने से ही बहुत बड़ा एक धमाका होता है, लेकिन जब वहाँ से सभी धुआं साफ होता है हम लोग देखते हैं कि वो अपने घुटनों पे बैठा हुआ था और ये नजारा देखकर सभी का एकदम होश उड़ चुके थे और कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इधर बीस्ट किंग कहता है कि सच में डिवाइन हैमर ने तुम्हें शायद से चुना है, ये जरूर वो देवताओं का संकेत होगा। तुम सच में बहुत ही बड़े खुशनसीब पर्सन हो, क्योंकि इन हजारों सालों में इस डिवाइन हैमर ने सिर्फ तुम्हें ही चुना है। यहाँ तक कि मैं और हमारे सारे बीस्टमैन से भी कोई भी इस हैमर को उठा नहीं पाया है आज तक, लेकिन तुम एक इंसान होकर ये कर दिखाया, हथौड़ा को उठा लिया। और इधर पर जनता एकदम चुपचाप खामोश होकर सभी बात सुन रहा था। और इधर पे वो बीस्ट किंग बताता है कि ये इंसान अगर हमारा फ्यूचर का किंग है तो फिर इसे ग्रो करने के लिए इसे टाइम देना चाहिए। और ये बातें सुनकर सभी जनता आपस में बातें करने लगता है और काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि ये इंसान हमारा राजा बनेगा, आगे क्या करना चाहिए। और इसी समय वो जनरल आगे बढ़ते हुए कहता है कि महाराज ये तो बस एक इंसान है। ये सुनकर किंग बोलता है हाँ तो क्या भविष्यवाणी में ऐसा नहीं कहा गया हमारा लीडर कोई बीस्टमैन होगा, फिर भी तुम चाहते हो कि वो पर्सन को हम अबेंडन कर दे जो कि हमारे लिए होप का प्रतीक है। तभी वो जनरल कहता है कि मैं जानता हूँ भविष्यवाणी में क्या कहा गया था, लेकिन वो कोई बीस्ट तो नहीं है। और किंग ये सुनकर कहता है ये बच्चे तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओ। और एमसी बताता है मेरा नाम यूसु कोकोजा है। और तभी किंग कहता है यूसु तुम अगर हमारे भविष्य को अपने कंधे पे उठाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हालांकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम्हें 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल बनकर हमारे यहाँ पर आना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या तुम हमारा लीडर बनने का लायक हो या फिर नहीं। लेकिन 1 साल के बाद अगर तुम यहाँ पर नहीं आते हो तो फिर इस निशान के जरिए मैं तुम्हारा शिकार करूंगा और तुम जहाँ पर भी होगे वहाँ पर मैं जाकर तुम्हें मार डालूंगा, जिससे हमारा गॉब्लिन जनता भी बहुत ज्यादा संतुष्ट रहेगी। और यूसु तुम बताओ तुम्हारा जवाब क्या है। और तभी यूसु बताता है ठीक है मैं इन सभी कंडीशन को स्वीकार करता हूँ, मैं 1 साल बाद यहाँ पर जरूर वापस आऊंगा। और वो फांसी में चढ़ने वाला लड़की बोलता है अपने फ्रीडम को गेन करो और स्ट्रॉन्ग बनना और भगवान के दिए हुए इस उपहार को तुम बर्बाद मत करना। और ये सुनने के बाद यूसु सोचता है ये तो वही लड़की है मेरे बाद जिसको पनिशमेंट क्या दिया जाएगा। और यूसु उसका इंफॉर्मेशन चेक करता है, उसका नेम अननोन, टाइटल अननोन और लेवल 72 का है। ऑक्यूपेशन बीस्टमैन, वॉरियर, डैगर यूजर, वेपन कोई भी नहीं। और इतना ही यूसु को पता चल पाता है। तभी यूसु सोचता है ये तो 72 लेवल का है तो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है, फिर आखिर उसे अपराधी घोषित क्यों गया है। और ये सब सोचता हुआ यूसु स्माइल करता है और अपना हाथ उठाते हुए जनता को कहता है आप सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद। और इसके साथ वो अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ज्यादा चमत्कार है, इसलिए अब संकोच करने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इसलिए सबसे पहले मेरे दुनिया में जाने के लिए मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा और जिंदा रहना होगा। इतना सोचने के बाद वो कहता है किंग मैं आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। तभी किंग कहता है क्या, कौन सा कंडीशन। तभी यूसु कहता है कि वो लड़की मेरे साथ आएगी, भविष्य में वो मेरा सहायता हो सकता है। और ये बात सुनकर ये लड़की काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। और इधर यूसु सोच रहा था चलो अब किसी का भी किसी तरह का ऋण नहीं रहेगा। और कुछ समय बाद उन दोनों को एकदम आजाद कर दिया गया था। और इधर पे यूसु एक जगह खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा था और वो सोचता है ये सारी चीजें बॉन्डिलेशन रिंग से शुरू हुई है। भले ही मैं इसे अपने हाथ से नहीं निकल सकूं, लेकिन इसके बदौलत मैंने बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब एबिलिटी को हासिल किया है। लेकिन फिर भी एक सवाल है, मैं अपने असली दुनिया में कैसे वापस जाऊंगा। तभी यूसु के पीछे से एक आवाज आती है कि सारी तैयारी हो चुकी है मास्टर, और मैंने आपको सर्व करने का फैसला किया है मेरे सेवियर। और इतने हॉट बीस्ट को देखते हुए यूसु एकदम से खतरनाक स्माइल करते हुए सोच रहा था इतनी प्यारी सी हॉट लड़की मुझे मास्टर कह के बुला रही है, आखिर ये किस तरह का खुशी है। और हमारा एमसी किसी तरह से खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा वो शब्द मेरा बहुत ज्यादा मदद किया है, अब से तुम ऐसा समझो कि हम दोनों एक साथी के रूप में रहेंगे। और जहाँ तक रही मुझे मास्टर बोलने और मेरे को सेवा करने में, वो तुम भूल जाओ। और ये सुनकर वो लड़की बताता है कि आप नहीं जानती है मेरे बारे में कितना मायने रखता है। मास्टर आपने मुझे जीने के लिए दूसरी लाइफ दी है, आपकी तरह किसी ने भी खड़ा होकर मेरा साथ नहीं दिया है। आपके साथ मेरा रहना ये कोई किसी चमत्कार से कम नहीं, मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करना चाहती हूँ मास्टर। और ये सुनकर यूसु कहता है तो ठीक है, तुम ऐसा करना चाहती हो तो फिर ऐसा तुम निस्संदेह कर सकती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ा सा मुझसे दूर हट सकती हो। तभी वो बीस्ट गर्ल कहती है हाँ क्यों नहीं, चलिए हमको हमारे रास्ते पे जाना होगा और हमें बहुत देर हो चुकी है मास्टर, संभाल के उतरिएगा। ऐसी मीठी आवाज सुनकर बेचारे के मुंह से कोई बात ही नहीं निकलता है। कुछ समय बाद वो दोनों अपने सफर पर काफी आगे निकल चुके होते हैं और यूसु अपने आसपास के जगह को देखते हुए
कहता है कि ये कितना अजीब दुनिया है। और तभी यूसु एकदम से थम जाता है और सोचता है ये मैं किस तरह की बातें सोच रहा हूँ, वहाँ घर पर मेरी बहन मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर बताया जा रहा था बॉन्डलेस पैसेज दोबारा इस्तेमाल करने से तैयार है, लेकिन ध्यान दे यहाँ पर कूल डाउन टाइम 24 घंटे है। और ये देखकर यूसु कहता है क्या मैं अपने दुनिया में वापस जा सकता हूँ। और ये सब सोचने के बाद वो जैसे ही बोलता है बॉन्डलेस पैसेज ओपन, और उसी समय वो वही ब्लैक होल की तरफ खींचना शुरू हो चुका था। और वहाँ पर देखते ही देखते लड़की के पीछे से वो बिना बताए गायब हो चुका था। और उसके बाद वो वापस उसी कुआं में वो खुद को पाता है। और उस दुनिया में पाए गए हुए सभी एबिलिटी को वो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ था, लेकिन वहाँ पर डिवाइन हैमर नहीं था। तभी उसको सिस्टम बताता है अगर तुम्हें दूसरी दुनिया से किसी भी चीज को लाना है तो उसे अपने कॉन्शियसनेस इन्वेंटरी में अंदर रखना पड़ेगा। और ये देखकर यूसु कहता है ओ शिट, मैं तो उसे यहाँ पर लेके आ सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी तो मेरा लेवल सिर्फ 3 ही है। तभी उसका साथी आके बोलता है तुम यहाँ पर अब तक क्या कर रहे हो, गुफा को बंद होने से पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी करो ऊपर आ जाओ, नहीं तो तुम इस गुफा के अंदर हमेशा के लिए फंसे रह जाओगे। जो सुनकर यूसु बाहर आते हुए सोचता है लगता है कि मैं जब उस दुनिया में था तब ये समय एकदम से रुक चुका था इस दुनिया का, तो क्या इसका मतलब मैं जब इस दुनिया में हूँ तब उस दुनिया का समय रुक चुका होगा? अगर हाँ तो फिर इस बॉन्डलेस रिंग का असली ओनर तो फिर है कौन? पर यूसु इसके ऊपर ध्यान ना देते हुए आके कहता है ठीक है ओल्ड मैन, आप मुझे बताइए अगला अवेकनिंग टेस्ट कल ही है ना? इसी के साथ हमें यूसु का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बहन को लेकर भाग रहा था और किसी तरह वो दोनों एक बड़े से मॉन्स्टर से बचने का कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से उसका बहन उसे कह रहा होता है कि मैं मेरे पैर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मम्मी पापा वहाँ पर ठीक होंगे? और ये बातें सुनकर यूसु जब सामने देखता है तब बहुत ज्यादा भयानक हुआ था। और यूसु चिल्लाते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मॉम डैड, और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है यूसु। और वो उस ओर भागने लगता है और कहता है मॉम डैड। और तभी वहाँ पर उसके सामने एक आदमी आता है और उसे रोकते हुए कहता है कि यूसु आगे मत जाओ, नहीं तो तुम आगे मारे जाओगे। हम देखते हैं कि और कोई नहीं उसका अंकल नाका चाटो था और वो कहता है कि प्लीज मेरी बात मानो, आगे अंधेरे में तुम मत जाओ, तुम कभी भी वो डार्कनेस को हरा नहीं सकते हो। फिलहाल तुम अपने बहन की तरफ ध्यान दो, उसका पैर का हालत देखो, जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम पे वापस आते हैं जहाँ पर एक लड़की बोल रही थी बड़े भाई क्या आप सच में अवेकनिंग टेस्ट को देने के लिए जा रहे हो? आज ही तो आप अपने काम से वापस आए थे। और ये यूसु का बहन होता है। और तभी यूसु कहता है तुम मेरा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम्हारे पैरों में अभी भी दर्द कर रहा है? ये सुनकर उसका बहन कहता है कि हाँ मैं पहले की तरह ही हूँ, लेकिन मुझे इसका आदत हो चुका है, तो आप इसका फिक्र मत करिए। और ये सुनने के बाद यूसु कुछ नहीं बोलता है और उसके विंडो में उसका इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। बिना किसी के हेल्प के चलना उसके लिए एकदम लगभग 1% चांस है, जो देखकर यूसु सोचता है कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। शायद वो स्कूल जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमना और इधर उधर घूमना पसंद करता होगा, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकता है। हालांकि वो मेरी एक लौती फैमिली है, लेकिन 1% चांस क्यों ना हो, मैं अपना उम्मीद नहीं खोऊंगा, कैसे भी करके मैं उसका पैर को ठीक करके ही रहूंगा। और कल मैं अवेकनर टेस्ट दूंगा और शायद मैं हीरो बन जाऊंगा, तो फिर मेरे पास एक मौका होगा। तो फिर चलो दुनिया के सबसे पावरफुल हीरो बनने का तैयारी करता हूँ। और इसी के साथ अगला दिन हो जाता है और इधर हम अवेकनर टेस्ट साइट को देखते हैं जो कि बीटीची में हो रहा था, और जहाँ पर कि एक बंदे का टेस्ट होता है, उसका लेवल 3 और कॉम्बैट पावर 540 था। और ये देखकर वो एग्जामिनर उसे एक हीरो का कार्ड देकर कहता है बधाई हो, आप अब से एक हीरो हो। और ये सुनकर उसकी माम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कह रही थी कि इसी खुशी में मैं आज बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी अनाउंस करूंगा। और इसके बाद अगली बारी यूसु का था, उसे देखकर एग्जामिनर बातें कर रहा था ये तो वही लड़का है जो एक बार फेल होने के बाद फिर से एक बार एग्जाम देने के लिए आया है। खैर अगर उसका तैयारी हो चुका है तो फिर उसे अंदर बुला लो और मेजरमेंट डिवाइस के ऊपर उसका हाथ रखने के लिए बोलो, मुझे संदेह है कि उसका रिजल्ट वही होगा जैसा पहले हुआ था। उसके बाद यूसु को अंदर बुलाया जाता है और यूसु को देखकर वो एग्जामिनर कहता है तुम एक बार फेल हो चुके हो तो फिर तुम्हारा रिजल्ट एकदम सेम ही होगा, इसीलिए तुम पास होने का उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, मैंने यहाँ पर तुम्हारे जैसे काफी लोगों को देखा है। इतना कहने के बाद वो यूसु को अंदर भेज देता है। और यहाँ पर यूसु सोच रहा था कि बेवकूफ कहीं के, तुम सभी को बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अब चलो जल्दी से मेरे पावर को चेक करते हैं, लेवल तो 3 दिखा रहा है, लेकिन आखिरकार मेरा कॉम्बैट पावर कितना ज्यादा होगा। और ये सब सोचने के बाद एमसी अपने अल्टीमेट फिजिक को एक्टिव कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसका पावर भयंकर तरीके से बढ़ना शुरू हो चुका था और जिसके चलते वहाँ पर एक छोटा सा अर्थक्वेक आ चुका था। और ये सब देखकर वो एग्जामिनर घबराते
हुए सोचता है आखिरकार एक अर्थक्वेक किस तरह का है। और इधर पे हम लोग मेजरमेंट मशीन को देखते हैं जो कि बताना शुरू कर दिया था, उसका लेवल 3 है और उसका कॉम्बैक पावर बहुत ज्यादा है 5400। 30 साल पुराना लेवल 3 का हीरो का रिकॉर्ड टूट चुका है और अब नंबर 1 रिकॉर्ड है 5400। और ये देखकर वो यूसु यहाँ पर सोच रहा होता है अरे बाप रे, ये तो उस लड़के से 10 गुना ज्यादा ताकत है। मैंने सोचा था कि अल्टीमेट फिजिक का पावर ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा होगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलो अब मैं दुनिया के सबसे पावरफुल में अपना नाम दर्ज कर लेता हूँ और साथ ही में मैं डिवाइन हैमर का पावर को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ। और तभी वो डिवाइन हैमर का पावर को जबरदस्ती अपने हाथों में निकालने लगता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बताता है कि कंडीशन अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप डिवाइन हैमर के पावर को बाहर निकालते हो तो बहुत ही बड़ा भयानक एनर्जी बाहर की तरह बर्बाद हो जाएगी और इसका रिलीज टाइम भी 1 सेकंड का ही होगा। और ये देखकर यूसु कहता है क्या मतलब 1 सेकंड? लेकिन कोई बात नहीं, मेजरमेंट डिवाइस के लिए 1 सेकंड के लिए अगर मैं अपना पावर दिखाऊंगा तो फिर बहुत बड़ी बात है। और ये सब कहने के बाद वो जैसे ही डिवाइन हैमर का एकदम पावर यूज कर लेता है तो उसकी सारी पावर एक बार में निकलता है और आसमान में बिजलियों में लोड हो जाता है और वहाँ से एक एनर्जी का ड्रैगन बाहर निकलता है और मेजरमेंट मशीन के ऊपर जाके लगता है, जो देखकर पूरे शहर के लोग कह रहा होता है कि आसमान में ये क्या हो रहा है। और इधर पे हम मेजरिंग डिवाइस को देखता है जो कि बहुत ज्यादा ओवरलोड हो चुका था और देख के ऐसा लग रहा था कि वो डिवाइस वहाँ पर एकदम से तबाह हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एग्जामिनर भागते हुए आके कहता है यूसु, ब्लैकआउट के वजह से यहाँ का एग्जामिन को ऑफ कर दिया गया है, जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन जब वो सामने की तरफ देखते हैं तभी यूसु एकदम से मुरझा चुका था और यूसु का एनर्जी को खत्म होने की वजह से वो थोड़ी देर बाद बाहर आके सोचता है क्या मैंने सच में इसे बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया था। अब मेरी पूरी एनर्जी एकदम से ट्रेन हो चुकी है, तो इस बार जब तक मैं एक बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं पहुंच जाता तब तक मैं डिवाइन हैमर के पावर को यूज नहीं करूंगा। हालांकि मेरे साथ कुछ तो अच्छा हुआ, मैं तो ऑफिशियली अब तो हीरो बन चुका हूँ। और अगले सीन में हम लोग यहाँ पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं और यहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था अब से तुम्हारा हीरो बनने में मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ, मेरा नाम GI है और हाँ, इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है तो फिर तुम्हें उनका पालन करना पड़ेगा। और इसी के साथ हम लोग देख पाते हैं कि इस बंदे का लेवल 9 होता है, ऑक्यूपेशन वॉरियर, इसका कॉम्बैक लेवल होता है 1200। और इधर पे इसको देखते हुए यूसु सोच रहा था कि इसका लेवल 9 होने के बाद भी इसका कॉम्बैक पावर 1200 है और आखिर मैं सोच रहा हूँ मेरा जब 9 लेवल होगा तब मेरा कॉम्बैक पावर कितना ज्यादा होगा। और दूसरी तरफ वो ट्रेनर जय सोच रहा होता है इन जैसे नूबड़े हीरो को ट्रेन करने के बजाय मैं D रैंक के डंजनों में खोज करना ज्यादा पसंद करूंगा। और ऐसा सोचने के बाद वो बोलता है कल तुम सभी लोग D रैंक के डंजनों में जाओगे जहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस को लेकर ये पता लगा पाओगे कि आप लोग कौन से एक्यूपेशन में सूट करते हो। और इसी के साथ वहाँ पर आपको लो लेवल का आइटम भी मिल सकता है। और ये सुनकर सारे बच्चे कहते हैं क्या हम लोग अभी से डंजनों के अंदर जाने वाले हैं? क्या सबसे पहले 1 हफ्ता तक फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए था? और ये सुनकर जय बताता है फिजिकल ट्रेनिंग कितना ज्यादा बकवास बातें हैं और हमारे लिए ये सब बकवास चीजों का टाइम नहीं है। अब जब तुम लोग हीरो बन ही गए हो तो तुम्हें असली लड़ाई करके एक्सपीरियंस और स्किल को डेवलप करना चाहिए। इसलिए मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है और अगर तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो तो फिर तुम पहले से ही निकल जा सकते हो। और इधर पे यूसु सोच रहा है कि ये सब उसका भड़ास निकलने का तरीका है, लेकिन खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो एक 72 लेवल का एक सुंदर लड़की मेरा इंतजार कर रहा है। एक बार बॉन्डलेस रिंग का कूल डाउन टाइम खत्म हो जाए उसके बाद मैं फिर से वहाँ पर चला जाऊंगा। और अगले सीन में हम यूसु को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में था और इधर पे न्यूज चल रहा था कि शाम का आए भूकंप की वजह से बहुत जगह पर बिजली गिल हो चुका है, लेकिन सौभाग्य की बात है किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचा है थोड़ा भी। और इधर पे यूसु अपने मन में सोच रहा होता है चलो कूल डाउन खत्म हो चुका है, अभी मैं उस दुनिया में जाऊंगा और अपने पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करूंगा और बहुत जरूरी चीजों को इकट्ठा करूंगा और ऑक्यूपेशन को बहुत ज्यादा हाई करूंगा। बॉन्डलेस रिंग तुम मुझे वहाँ ले चलो। उसी के साथ बॉन्डलेस रिंग एकदम चमकने लगता है और वो दोबारा वही वो दुनिया में पहुंच चुका था। और वो इसी के साथ वो अपने आसपास के समय को देखकर एकदम सोचने लगता है क्या वो दुनिया एकदम से थम चुका था मेरे लिए या फिर मैं एक दिन बाद यहाँ पर आया हूँ। और तभी उसके सामने वो बीस्ट गर्ल आ जाता है और उसे कहता है मास्टर अब कब से यहाँ पर बैठकर क्या सोच रहे हो? और यूसु अपने सामने ये नजारों को देखते हुए कहता है अरे शेट यार, मैं तो भूल ही गया था इसके बारे में। और यूसु कहता है नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, यहाँ पर मैं बैठा हूँ ऐसे ही, तो चलो हमारे रास्ते में हमें जाना है। तभी वो लड़की कहता है हाँ क्यों नहीं, चलिए हम दोनों साथ में चलते हैं। और पास ही में ही एक गॉब्लिन का गुफा है जो कि लेवल 3 का है और हम वहाँ पर ही प्रैक्टिस करेंगे और आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वो 3 लेवल का हो सकता है लेकिन उन लोगों का फाइटिंग का स्किल बहुत ज्यादा होता है। तभी यूसु कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तो उन लोगों से मिलने के लिए कब से बेकरार हूँ। और थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे और तभी वो गर्ल यूसु को बताता है कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तभी यूसु कहता है अरे तुम इतना
इतना डर क्यों रहे हो, तुम तो लेवल 72 का हो। तभी वो लड़की यूसु से पूछता है आपको कैसे पता चला कि मेरा लेवल 72 है। तभी यूसु कहता है कि हाँ मैं तो तुम्हारा मास्टर हूँ इसलिए मुझे सब कुछ पता है। और यूसु तो उसका कॉम्बैट पावर देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। 6,30,000 था उसका कॉम्बैट पावर। और यूसु कि खैर तुम मुझे बताओ कि हाई प्लेयर्स कैसे फाइट करते हैं। फिर वो लड़की कहता है कि हाँ मैं तुमको तो दिखा सकता हूँ कैसे फाइट करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ लड़ती हूँ तो फिर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा क्योंकि हम दोनों के बीच का जो लेवल का अंतर है वो तो बहुत ज्यादा है। तभी यूसु कहता है कि हाँ मैं तो बस तुम्हारे साथ एक बार लड़ते हुए देखना चाहता था। फिर वो लड़की कहता है ठीक है आप इतना बार कह रहे हो तो फिर मैं कोशिश करके देखता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि आपको कितना ज्यादा मदद मिल सकता है। और इतना कहने के बाद वो अपना स्वॉर्ड को निकालता है और वो आगे बढ़ने लगता है और वो एक ही बार में काफी सारे गॉब्लिन को मार डाला था। और ये देखकर यूसु कहता है ये हुई ना बात लेवल 72 का। तभी वो लड़की कहता है कि मेरा ओपोनेंट का लो लेवल का भी हो क्यों ना, फिर भी मैं अपना बेस्ट देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिला होगा। और हमारा एमसी बताता है कि तुम एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो। और एमसी कहता है कि तुम अपना टेक्निक को मुझे एक बार सिखा सकती हो। तभी लड़की कहता है हाँ मैं तो सिखा तो दूंगा लेकिन आपको काम नहीं आएगा क्योंकि ये टेक्निक हाई लेवल का वॉरियर के लिए है और इसीलिए सबसे पहले आपको अपना इक्विपमेंट को सबसे पहले डिसाइड करना होगा और तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना होगा। तभी यूसु कहता है ठीक है तुम टेंशन मत करो, मैं बहुत ही जल्दी लेवल बढ़ा लूंगा। और साथ ही में यूसु सोचता है कि मेरे सामने जो है लेवल 72 का है तो फिर मेरे को कोई टेंशन करने का जरूरत ही नहीं है, मुझे तो बस उसका स्किल को कॉपी कर लेना है। और इधर पे हम लोग उस विंडो में देखते हैं कि उसका ऑक्यूपेशन एकदम से वॉरियर हो चुका है और कॉम्बैट पावर 540। और इसका ऑक्यूपेशन देखकर वो लड़की कहता है कि मास्टर आपने मेरे राजा से वॉरियर का चुना है क्या, तो फिर मैं यहाँ पूरा कोशिश करूंगा कि आपका थोड़ा सा भी मदद बन सकता है। और ये देखकर यूसु शर्मा जाता है और वो कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा काइंड बनने का कोई जरूरत नहीं है। और अगला सीन में वो दोनों फाइट करने के लिए जाते हैं लेकिन यूसु कहता है कि इस बार मैं ही जाऊंगा फाइट करने के लिए, तुम्हें जाने का कोई जरूरत नहीं है। और सामने से बहुत ही खतरनाक गॉब्लिन आ रहा था। क्या हमारा एमसी एक सारे गॉब्लिन को मार पाएगा? वो जानने के लिए गाइस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 200 लाइक कर देना है और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो क्योंकि इस एनिमे का सीरीज किसने भी एक्सप्लेन नहीं किया है पूरे यूट्यूब में। तो दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, प्लीज यार सपोर्ट दिखाओ तुम लोग। मैं 2 से 3 दिन के अंदर नेक्स्ट एपिसोड डाल दूंगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए मैं फिर मिलता हूँ। पूरा वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद।